खिरदी जनू ने मिलके उठाए बहुत हिजाब, लेकिन चमन का राज अभी तक चमन में है। वर्ष 1953 की बात है। तब मैं पंजाब विधानसभा का सदस्य था। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू चंडीगढ़ पधारे थे। एक समारोह के अवसर पर मैंने उन्हें कुल्लू आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कुछ सोचने लगे। ऐसा लगता था कि उनके दिल में किसी पुरानी याद ने चुटकी ली है। एक सेकंड की खामोशी के बाद कहने लगे, जब आराम की जरूरत महसूस करूंगा तो कुल्लू आऊंगा। पंडित जी की इस शर्त से मैं परेशान नहीं हुआ। अभी कुछ ही वर्ष पहले तो देश आजाद हुआ था, टूटा फूटा देश, और मैं दिल से चाहता था कि इस टूटे फूटे देश का ये अनथक नेता कभी न थके, इसे कभी आराम की जरूरत महसूस ना हो। 12 साल पंडित जी ने दिन रात इस देश के नवनिर्माण के लिए काम किया, परंतु मनुष्य आखिर मनुष्य ही तो है। वर्ष 1958 के आरंभ में ही समाचार पत्रों में चर्चा होने लगी कि पंडित जी कुछ आराम करना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे, कितना समय आराम करेंगे, किसी को कुछ मालूम न था। राज की बातें थी, राज में चलती रहीं। पंडित जी के आराम के लिए संसार भर में सुंदर और मनोरंजक स्थानों की कौन सी कमी थी। अपने ही देश में बूढ़े हिमालय का दामन विशाल और मनोहर कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ मौजूद था। नागाधिराज की शस्य श्यामल गोद में कोई भी स्थान हो सकता था जहां पंडित जी के लिए आराम के सभी साधन जुटाए जा सकते थे। बहुत दिन ये चर्चा चलती रही। सरकारी कर्मचारी इसे गोपनीय रखे हुए थे, जो व्यवहारिक रूप से किसी हद तक ठीक ही था, परंतु पंडित जी के आराम और विश्राम की समस्या भला कब तक राज बनी रह सकती। आखिर इस राज से पर्दा उठा और पता लगा कि पंडित जी ने कुल्लू घाटी में इस वादी की सौंदर्य की रानी मनाली को अपने आराम के लिए निर्दिष्ट किया है। तभी मेरे कानों में पंडित जी के कई साल पहले के वे शब्द गूंज उठे, जब आराम की जरूरत महसूस करूंगा तो कुल्लू आऊंगा। मई का महीना था, मौसम अत्यंत सुहावना। बसंत की रंगीनियां पहाड़ों के शांत वातावरण में सौंदर्य बखेर रही थी। चरी के सुंदर पेड़ किसी अतिथि के स्वागत की खुशी में झूम झूम रहे थे। तब एक दिन पंडित जी ने वादी में आकर कदम रख ही दिया। शांतमय वातावरण में एक थिरकन सी पैदा हुई। वादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से गूंज उठी। सरकारी पेशबंदियों के बावजूद भी जनता अपने प्रिय नेता के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। भूंतर से मनाली तक स्वागती दरवाजे थे, जुलूस थे, देव वाद्यों की घन गर्जना थी, लोग थे और उनका जोश। पंडित जी मनाली पहुंचे। उसी दिन शाम को संसार भर के रेडियो स्टेशनों से यह प्रसारित हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 महीना आराम करने के उद्देश्य से मनाली पहुंच गए। तब संसार भर के लोगों ने पहली बार कुल्लू और मनाली के नाम सुने। अचानक कुल्लू और मनाली 2 नाम सदियों के अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आए। सचमुच ऐसा मालूम हुआ कि किसी चीज को समुद्र की अथाह गहराइयों से ऊपर उठाकर चमकती हुई साफ सतह पर उभारा गया है। सदियों के किसी खामोश और गुप्त रहस्य से पर्दा उठा है। और तभी मेरे विचारों में 16 साल पहले का वह मई का महीना उभर आया, जब 1942 में पंडित जी इस कुल्लू वादी के एक और मनोहर ऐतिहासिक स्थान नगर में आकर रहे थे। तब वह क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने पर संभवतः परेशान और कदरे मायूस थे। संसार में एक ज्वालामुखी भड़क चुका था। संसार दूसरे विश्व युद्ध की लपेट में आ चुका था। ऐसे हालात में अपने देश का भविष्य भी अत्यंत धुंधला था और परिस्थितियां डामाडोल। तब पंडित जी के अपने शब्दों में, जो उन्होंने बाद में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 394 पर लिखे हैं, वे आराम और शांति की तलाश में कुल्लू में नगर के स्थान पर आकर रहे थे। निकोलस रॉरिक के अतिथि, हाँ ऋषि रॉरिक, जो संसार का माना हुआ मनोवैज्ञानिक और उच्च कोटि का चित्रकार था, जो रूस से अमेरिका और अमेरिका से हिंदुस्तान, आसम कोलिम्पोंग होता हुआ हिमालय के दामन में स्थित कुल्लू की मनोहर और
सुंदर घाटी में आराम और शांति के अंतिम दिन व्यतीत कर रहा था। पंडित नेहरू जिस प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होकर और जिस परेशानी के वातावरण से निकलकर कुछ दिन आराम करने के लिए कुल्लू की वादी में आए थे, उससे मुझे महाभारत की एक घटना याद आ गई। पांडव जुए में अपना राजपाट हार चुके थे, यहां तक कि द्रौपदी को भी हाथ से गंवा बैठे थे। भरे दरबार में उसका अपमान किया गया था, परंतु हालात की मजबूरियों से पांडव दिल महसूस कर और दांत पीस कर रह गए थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाए। परंतु यह अपमान और बदनामी ऐसी तो थी नहीं कि जो यूं ही दिल से भुलाई जा सकती थी। यह तो एक कांटा था जो जिगर में जाकर उलझ चुका था। उसे निकालने के लिए जितना उपाय करते वह उतना ही और उलझ जाता। राजपाट छिन चुका था और शान शौकत मिट्टी में मिल चुकी थी। पांडव मायूस थे और बेहद परेशान। तब महर्षि वेदव्यास की अनुमति से तय पाया कि अर्जुन हिमालय में जाकर तप करे और इतनी शक्ति पैदा करे कि खोई हुई ख्याति पुनः प्राप्त हो। तब अर्जुन हिमालय के इसी दामन में आया। मनाली के सामने इंद्रकील पर्वत के शांत वातावरण में उसने तप किया। देवताओं के राजा इंद्र को प्रसन्न किया। भगवान महादेव की कृपा के फलस्वरूप पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। देवताओं के आशीर्वाद से इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि परिणाम स्वरूप महाभारत जीत गया। छीना हुआ राज्य वापस मिल गया। गौरव और मान पुनः प्राप्त हुआ और द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया गया। मैंने सोचा कि क्रिप्स मिशन असफल हो जाने पर और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण भारतवर्ष और उसकी जनता के सामने अपनी आज़ादी का संघर्ष जिस चरम सीमा तक पहुंच चुका था, वह भी महाभारत से पहले की परिस्थितियों से किसी तरह कम न था। और निश्चित रूप से ही अर्जुन की तरह पंडित जी से भी शांति और आराम के बहाने अनजाने से जो तप हो गया, उसके फलस्वरूप भारतवर्ष की आज़ादी की अंतिम लड़ाई भी सफलता से लड़ी गई, जिसकी नींव पंडित नेहरू की कुल्लू यात्रा के बाद 9 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो प्रस्ताव द्वारा डाल दी गई थी। मैं सोचता चला गया और प्राचीन काल की कई घटनाएं मेरी सोच में उभरने लगी। कहते हैं महामुनि वशिष्ठ अपने 100 लड़कों की मृत्यु के दुख से व्याकुल होकर जब हिमालय के आंचल में घूम रहे थे, तब एक दिन बेचैनी और विवशता में अपने आप को रस्सियों से बांधकर मनाली से कुछ ऊपर व्यास नदी की गोद में अपने शरीर को डाल दिया, ताकि वह नश्वर शरीर डूब जाए और महामुनि को दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। परंतु डूबना तो दूर रहा, उनकी रस्सियों के बंधन भी सब टूट गए। व्यास ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसी स्थान पर वशिष्ठ ने तप करना आरंभ किया और अंततः बिना जान दिए ही उन्हें न केवल आत्मा की शांति प्राप्त हुई, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करने और कठिनाइयों से जूझ जाने की भी उनमें महान शक्ति पैदा हुई। व्यास नदी का वर्णन आ गया तो उसके साथ ही महर्षि व्यास का चित्र भी आंखों के सामने आ गया, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को एक जगह इकट्ठा किया, जिन्होंने पुराणों को तरतीब दी, जिन्होंने महाभारत लिखा और गीता जैसे महान और पवित्र ग्रंथ की रचना की। परंतु इस सारी महत्वपूर्ण रचनाओं की पूर्ति के साथ साथ कुल्लू की सरस सुंदर श्यामला के नाम को भी महर्षि के नाम से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस संबंध का जीता जागता सबूत वह व्यास ऋषि तीर्थ है, जहां महर्षि ने आश्रम बनाकर एक लंबे समय तक तप किया था और इन महान ग्रंथों की रचना के लिए मन की एकाग्रता और शक्ति प्राप्त की थी। व्यास नदी भी, जिसने कुल्लू की सबसे सुंदर घाटी को जन्म दिया है, महर्षि की आधी मन्नत है, जिन्होंने इसे व्यास का नाम दिया। अन्यथा वशिष्ठ ऋषि की घटना के संबंध से तो इस नदी का नाम बिपाशा था, अर्थात पाश को तोड़ने वाली। इस व्यास घाटी के सिरे पर 14,000 फुट दर्रे पर, जिसे भृगुतुंग कहते थे और जो अब बिगड़ते बिगड़ते रोहतांग बन गया है, महर्षि व्यास ने तप करके अध्यात्मवाद के वे सलील स्रोत बहाए हैं, जो गीता जैसे ग्रंथ के रूप में आज भी संसार भर की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते हैं और साथ ही साहस, सुदृढ़ता तथा कर्तव्यपरायणता जैसे अपूर्व गुणों के ऐसे प्रकाश जगा दिए, जो आज भी शिथिल शरीरों में जीवन की लहर दौड़ा देते हैं। ऋषि आश्रमों का प्रसंग आया और मैं अतीत की गहराइयों में लगभग खो गया। सप्त सिंधु और आर्यवर्त
मेरे ख्यालों की दुनिया में आबाद होने लगे। जब आर्य जाति के सबसे पहले राजा वैवस्वत मनु ने यहाँ अपना घर बसाया था, तब इस जगह को मनवाल्य कहा जाता था, अर्थात मनु का घर। और इस शब्द के आधार पर अब इस जगह को मनाली कहा जाता है। इन्हीं भृगु के वंश में आगे चलकर श्री परशुराम जी हुए, जिन्हें भगवान का अवतार माना गया। मनाली और इसके इर्द गिर्द कुछ मीलों के दायरे में कितने ही ऋषि आश्रम आबाद थे। गौतम, कपिल, कण्व, वामदेव, कणाद, शांडिल्य, धौम्य, जमदग्नि सबने यहां आकर तप किया था। पराशर, श्रृंगी, नारद, दर्वाशा ये सभी ऋषि महर्षि किसी न किसी समय इस वादी में आए थे। उन्होंने यहाँ रहकर वादी के इस शांत वातावरण में मन की सांत्वना तथा आत्मिक शांति प्राप्त की थी। तभी तो आज तक उन आश्रमों की जगह पर उनके मंदिर बने हुए हैं। उन्हें देवता रूप से मान लिया गया है और जो यहाँ नहीं आए उनकी कोई यादगार यहाँ नहीं, उनका नाम तक भी संभवतः यहाँ कोई नहीं जानता। सोचते सोचते पुराणों की अनुश्रुतियों ने भी मेरे मन में अंगड़ाइयां ली। कुलांत पीठ महात्मा के अनुसार बाणासुर को मारने के लिए भगवान शंकर को भी इसी पवित्र भूमि में कहीं तपस्या करनी पड़ी थी, और भगवान शंकर को पाने के लिए हिमालय की बेटी गिरिजा ने भी इधर ही कहीं तप किया था। जब मैंने हिमालय के इस दामन में जरा आगे तक नजर की तो मुझे हर गांव में एक देव मंदिर और कोई ना कोई देवस्थान नजर आया, और तभी मुझे विश्वास हो गया कि हिमालय के दामन में इस भूभाग को अगर आज भी देवभूमि, वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं तो ठीक ही है। यह सचमुच तपोभूमि है और देवभूमि भी। मैंने विचारों की गहराइयों से लौटकर अनुभव किया कि पंडित नेहरू ने दूसरी बार फिर आराम और शांति के लिए यदि मनाली को पसंद किया है तो कौन सी नई बात हो गई, इसमें कौन सा अचंभा हो गया। पंडित जी का यह निश्चय जानबूझकर हुआ या अनजाने में, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं हुई। वास्तविकता यही है कि हर युग में, हर दौर में, हर जमाने में महापुरुष यहाँ आकर तप करते रहे हैं। उन्हें यहाँ शांति मिली है तथा साथ ही शक्ति भी, जिन्हें प्राप्त करके वे संसार की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। आज पंडित नेहरू के महान व्यक्तित्व को संसार में स्वीकार करने से कौन इनकार कर सकता है। अतः वह भी इस वादी में आए। उन्होंने जानबूझकर तप किया या नहीं, परंतु इस बात से तो वह खुद भी इनकार नहीं करते कि उन्हें यहाँ शांति प्राप्त नहीं हुई। वह विश्वास करे या ना करे, परंतु निजी रूप से उन्हें इस शांति से एक नई शक्ति प्राप्त हुई। उन्हें एक साकार मूक वास्तविकता का अनुभव भी हुआ, और तब उन्होंने वर्षों की थकावट को दूर करके एक नई उमंग, एक नए जोश और एक नए अंदाज से फिर इस देश के निर्माण और भारतवर्ष की जनता की भलाई का भारी बोझ अपने कंधों पर लिया। पहली बार उन्होंने कुल्लू यात्रा से वापसी पर आज़ादी की आखिरी सफल लड़ाई लड़ी, और दूसरी बार अब उसे संसार की महान शक्तियों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। और यह भी अजीब इत्तेफाक है कि पहली बार जब पंडित जी आए तो वादी के उस स्थान पर ठहरे जो 1400 वर्ष तक न केवल कुल्लू की राजधानी रहा है, अपितु कुल्लू के पवित्रतम देवताओं 18 करोड़ों का भी वशिष्ठ और प्रभावपूर्ण केंद्र है। इनके मेजबान थे श्री निकोलस रॉरिक, संसार के माने हुए मनोवैज्ञानिक और चित्रकार, जिनकी कलम की बारीकियों और रंगों के संयोग और समन्वय ने कागज और कैनवस पर जिंदगी उभार दी थी। और पंडित नेहरू थे उनके मेहमान, जिनके विचारों की उड़ान, इरादों की बुलंदी और कर्तव्य परायणता ने कमजोर राष्ट्रों और परतंत्र लोगों की जिंदगियों में स्वतंत्रता की ज्वाला जगा दी थी। दोनों कलाकार थे, और यह था नगर में दो कलाकारों का मिलाप। दूसरी बार पंडित जी मनाली में आकर ठहरे, मनवाले में, महर्षि मनु के घर में। महाराज मनु थे आर्यों के सबसे पहले राजा, जिन्होंने आर्यवर्त को सबसे पहले ऐसा संविधान दिया था जिससे देश को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार न केवल आगे बढ़ने और फैलने में सहायता मिलती थी, वरन हिमालय से कुमारी अंतरीप तक कई बार बड़े बड़े चक्रवर्ती राज्य भी जिसके कारण स्थापित हुए थे। उस संविधान के कारण उस समय समाज का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया गया था
जिससे संसार की एक बहुत बड़ी सभ्यता ने जन्म लिया था। संसार भर में भारतवर्ष की संस्कृति का उस समय बोलबाला था, जब सारा संसार अज्ञानता और अनभिज्ञता में सोया पड़ा था और जब हमें सभ्यता सिखाने का दम भरने वाले स्वयं छाल और पत्तों से अपना शरीर ढांपते थे। और पंडित नेहरू ने भी हजारों वर्षों की दास्तां के बाद स्वतंत्र भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसने इस टूटे फूटे देश को, इसके खंडित, बेचैन, मायूस और परेशान जनमानस को एक लड़ी में परोकर न केवल क्रमिक उन्नति के पथ पर लाया, बल्कि उन्हें कुछ ही वर्षों में संसार के उन्नत और प्रगतिशील राष्ट्रों के शाना बशाना लाकर खड़ा किया था। और यह था मनाली में दो मनुओं का मिलाप। निसंदेह इतिहास ने हजारों वर्षों के बाद अपने आप को दोहराया था। प्राय लोगों का यही विचार था कि पंडित जी मनाली में केवल आराम करने के लिए आए हैं, परंतु बाद में पता चला उन्होंने केवल आराम ही नहीं किया, अपितु एक विशेष काम भी संपन्न किया। उन्होंने कुछ ऐसे पुराने पत्रों को भी यहाँ व्यवस्थित किया जिनसे न केवल भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है, अपितु उनसे हमारी आज़ादी और उन्नति से संबंधित असंख्य महान पुरुषों के विचारों और उनकी धारणाओं की भी अभिव्यक्ति होती है। मनाली में सुव्यवस्थित किए गए वे पत्र बाद में बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री स्मिथ और श्री पर्जिटर के अनुसार यदि हमारे पुराण अमूल्य ऐतिहासिक परंपराओं के कोश हैं और जिन्हें मनाली के आसपास के ही वातावरण में श्री व्यास ऋषि ने कभी सुव्यवस्थित किया था, तो पंडित नेहरू द्वारा सुव्यवस्थित ये रचना भी पिछले अर्ध शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं, आशा और निराशा से ओतप्रोत युग की एक ऐसी कृति है जो आने वाली पीढ़ी के सामने अतीत की घटनाओं की ठीक और उचित तस्वीर पेश करके विशेष मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। महर्षि वेदव्यास और पंडित नेहरू दोनों अपने अपने समय के महान लेखक हुए। दोनों ने अपनी रचनाएं संसार के लिए छोड़ी हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार रहेंगी। लगभग 1 महीना मनाली में रहने के बाद पंडित जी वापस दिल्ली चले गए। वह संतुष्ट प्रतीत होते थे और प्रसन्न भी। उन्होंने कुल्लू की वादी को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर न केवल प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया था, बल्कि उनके आगमन ने मेरे मन और हृदय में उन अनुभवों को भी जागृत किया जिनका हल्का सा खाका मैंने पहले खींचा है। मैंने कुल्लू के बारे में पहले भी बहुत सोचा था, परंतु इस ढंग से कभी नहीं। इस ढंग से कुल्लू के संबंध में सोचने का विचार ही कभी पैदा न हुआ था, अवसर ही नहीं मिला था और ना ऐसी परिस्थितियां ही कभी सामने आई थी। मैंने अनुभव किया कि अपने इस प्रिय जन्मभूमि के संबंध में मेरी ये जानकारी अत्यंत सीमित है। केवल उपयुक्त कुछ यादें उभरी हैं और वे भी पंडित जी के आगमन से। मेरी अनुभूति जागृत हो उठी, सोई हुई भावनाओं ने अंगड़ाई ली। दिल्ली पहुंचने पर जब एक इंटरव्यू के दौरान कुल्लू घाटी में अपने वास के बारे में वर्णन करते हुए पंडित जी ने कहा, कुल्लू में एक साकार मूक वास्तविकता का अनुभव होता है, तो मैं सचमुच सोचने लगा कि कुल्लू वादी केवल पर्यटन स्थान ही नहीं, इससे अधिक भी कुछ है। इसका केवल भौगोलिक महत्व ही नहीं, अपितु जो कुछ मैंने पहले लिखा है उसकी पृष्ठभूमि में कुछ मनोरंजक सच्चाई भी है। कुछ ऐसे राज हैं जो सदियों से खामोश है। इसके हिमाच्छादित ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की मनमोहक चोटियां, देवदार के घने जंगल, प्रफुल्लित चरागाहें, साफ और सुंदर झीलें, झरझराते झरने, ठंडे चश्मे, सब किसी भूली हुई कहानी की ओर संकेत करते हैं। युग युगांतर से चंद्रभागा, व्यास, पार्वती, सरवरी, तीर्थन, सैंज और सतलुज आदि सरिताओं की किलकिल निनाद करती हुई जलधाराओं में कोई कहानी छुपी है। मनु, व्यास, वशिष्ठ, श्रृंगी, परशुराम से संबंधित अनुश्रुतियां किसी लंबी कहानी की टूटी फूटी कड़ियां हैं। ऐसी कथा जिसका क्रम विद्यमान नहीं, याद भी नहीं, वादी के स्थूल वातावरण में सदियों से बिखरे हुए इस मधुर संगीत को साज में समोया नहीं गया, इसकी लय को बांधा नहीं गया। एक ऐसा गीत जो किसी ने गाया नहीं, किसी ने सुना नहीं।
इसीलिए जब कभी कुल्लू का कहीं वर्णन होने लगता है तो लोग कितनी ही विचित्र, उचित और अनुचित बातें कुल्लू से संबंधित कर देते हैं। गरीब की जोरू सबकी भावी के अनुसार लोगों की निर्धनता और पिछड़ेपन के कारण उनकी सुंदर अनुश्रुतियां, समाजवाद से सुलझी हुई संस्कृति, सुदृढ़ धार्मिक विश्वास, इनकी मूक वास्तविकता का साकार रूप, सब कुछ मजाक बनकर रह जाते हैं। उद्यान में फूल भी होते हैं और कांटे भी, परंतु कुल्लू घाटी के संबंध में प्रायः ऐसा हुआ है कि इसके कांटों की कहानी को ही सारे उद्यान की कहानी समझा जाता रहा है और इसलिए हिमालय का यह विशेष भाग न केवल यूं ही नजरअंदाज होता रहा, बल्कि गत परतंत्रता के दौर में तो इसे घृणा की हद तक ठुकराया जाता रहा है। इस वादी के मूक इतिहास में पहली बार पंडित नेहरू ने वास्तविकता की अनुभूति की बात कहकर इसके उद्यान की कहानी की प्रस्तावना हमारे सामने रखी। विचारों को एक झटका लगा। मैंने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब पंडित जी के आगमन के बाद स्वाभाविक रूप से असंख्य लोगों की रुचि कुल्लू वादी से बढ़ेगी। लोग इस वादी में आएंगे, उन्हें न केवल कुल्लू को देखने का बल्कि इसे समझने का भी शौक होगा। वे इसकी सुंदरता और आकर्षण से प्रभावित होने के साथ साथ इसकी अनुश्रुति, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास और दूसरे पहलुओं पर भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। परंतु यहां तो केवल कांटों की कहानी थी। कुछ अधिकारी वर्ग के लोगों ने इससे संबंधित कुछ उल्टी सीधी धारणाएं स्थापित कर रखी हुई थी। वही इसकी कहानी थी जो हर एक को सुनाई जाती थी। विचारों को ठेस लगी। मैंने सोचा, यदि अब भी फूलों की कहानी की रचना न हुई, जबकि पंडित नेहरू ने वास्तविक प्रस्तावना हमें दी है, वो फिर लोग कांटों की कहानी को ही कुल्लू की कहानी समझते रहेंगे। देवभूमि, तपोभूमि कभी देवताओं की वादी की शक्ल में ठीक रूप से लोगों के सामने नहीं आ सकेगी, परंतु फूल थे कहाँ जिनकी कहानी लिखी जाती। यहाँ तो दूर दूर बिखरी हुई पत्तियां थी। तस्वीर यहाँ थी कहाँ जिसके रंग विशिष्ट किए जाते। यहाँ तो केवल धुंधले धुंधले से चित्र थे। माला नहीं थी, दूर पार गिरे पड़े कुछ मनके थे। गीत नहीं था, वायु में लहराती हुई कुछ टूटी फूटी धुनें थी। ये इकट्ठे किए जाते तो कहानी बन सकती थी, तस्वीर बन सकती थी, माला बन सकती थी, एक गीत बन सकता था। ये इकट्ठा करना ही कठिन था, क्योंकि यह सब अतीत की गहराइयों में डूबी और बिलखी पड़ी थी और अतीत था कि हजार पर्दों में छुपा हुआ था। तुरंत विचार आया कि अतीत से चलकर ही तो हम वर्तमान में पहुंचे हैं। अपने ही पद चिन्हों के सहारे यदि हम वर्तमान से अतीत की ओर चल पड़े तो इस मार्ग में बिखरी पड़ी कहानी की कड़ियां, बिखरी हुई पत्तियां, टूटे हुए मन के, अधूरी धुनें जरूर मिल जाएंगी और इस प्रकार वह फूल खिल जाएगा जिसकी मुझे कहानी लिखनी थी। वह तस्वीर मिल जाएगी जिसमें मुझे रंग भरना था। वे धुनें मिल जाएंगी जिन्हें जोड़कर मुझे एक गीत पूर्ण करना था, जो गीत की मुझे लोगों को सुनाना था। वह कहानी लिखनी थी जो फूलों की कहानी थी और तब मैंने अतीत के अंधेरे में छलांग लगाने का निश्चय कर लिया।